बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की जा रही है और फिर पसंद नापसंद, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जो है वो क्रिकेट बोर्ड में अभी भी जारी है। तो फिर कैसी सर्जरी हुई है, क्या बदलेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात किस तरह दुरुस्त संत में जाएंगे और ये जो ओहदों की बंदरबाट है ये पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन को किस तरह से लेके जाएगी, और जो पाकिस्तान में इंतहाई क्वालिफाइड आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर हैं वो कब तक इसी तरह से कुड़ते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को लेके। वो प्लेयर के जिन्होंने फर्स्ट क्लास में की शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में जो है वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज दी हैं, उसके बाद उनको बहुत कम खेलने का मौका मिला, वो कब जो है वो अपना ड्यू शेयर हासिल कर सकेंगे, ये सब कुछ आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और अपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि किस तरह से वसीम खत्री साहब जो हैं वो स्क्रैबल के फाइनल में पहुंच चुके हैं और पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों का सिलसिला जारी है। इन तमाम स्टोरीज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने प्राइम की इब्तिदा में कहा कि फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जो है वो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जारी है। और अभी गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने फॉर्मर प्लेयर्स को बुलाया था, उनसे तजावीज़ ली थी, लेकिन सिर्फ तजावीज़ ही के नाम तक महदूद, उनका कोई इस तरह उनका इतलाक़ होता हुआ नज़र, इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जिन प्लेयर्स को बुलाया था उन्हीं में से एक इंतहाई तालीम याफ्ता, हाईली प्रोफेशनल पाकिस्तान के डोमेस्टिक के परफॉर्मर और एक ऐसे प्लेयर के जिनको पाकिस्तान के लिए तादेर खेलना चाहिए था, वो आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अब्दुल रऊफ साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से मैं बात करूंगा। आप उन प्लेयर्स में शामिल थे कि जिन प्लेयर्स को तजावीज़ देने के लिए बुलाया गया। सबसे पहले तो ज़रा उस मुलाकात का अहवाल बताइए कि उस मुलाकात में हुआ क्या, क्योंकि जो इत्तलात सामने आई हैं वो ये आई हैं कि कोई अपनी पेंशन की बात करने लगा, कोई अपनी ज़ाती बातें करने लगा, वहाँ पर कोई सिलेक्शन के हवाले से बात करने लगा, डोमेस्टिक को तो डिस्कस ही नहीं किया गया वहाँ पर। देखिए, जिस तरह की वो मीटिंग थी और जिस तरह बुलाया गया था तो उसमें यही चीजें डिस्कस होनी थी और उसमें क्या हो सकता था। आप देखें कि 25-30 बंदे बुला लिए, कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से, कोई पेशावर से, और उनको पीसी होटल में भी ठहराया गया और वहाँ पर उनको डिनर भी दिया गया। और हालात हमारे ये हैं कि हमारे जो, क्योंकि मैं तो क्लब क्रिकेट अपना क्लब भी चलाता रहा हूँ काड़ा में बड़ा लंबा अर्सा, तो ग्रास रूट आपका कल्चर ये है कि हमारे बच्चों के पास बॉल खरीदने के पैसे नहीं होते, उनके पास अपने शूज खरीदने के पैसे नहीं है, उनके पास अपने ग्लव्स और बैट खरीदने के पैसे नहीं है, ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ग्राउंड हायर करके मैच खेल सकें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ी बड़ी रकमें खर्च कर रहा है फजूल चीजों पे। और ये बहुत किस्म की एक मीटिंग थी जिसका मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को भी होगा या आगे आइंदा किसी चीज में होगा। अच्छा, आपको माहौल वहाँ पे क्या नज़र आया? क्योंकि मुझे मेरी बहुत सारे प्लेयर्स से बात हुई है जो इस मीटिंग का भी हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि पहले से प्री डिसाइडेड था, बस हमें तो एक अनसेड एक मैसेज मिला, वो ये था, आओ भाई, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, मस्ती करो और चले जाओ, जो कुछ हमें करना है वो हम पहले से डिसाइड किए बैठे हैं। बिल्कुल, वो इसका जो एजेंडा था वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का इन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ था, उसको प्रोजेक्टर पे डाल दिया कि ये हमने प्रोग्राम बनाया, इस तरह का शेड्यूल है, ये इसकी डेट्स हैं और इन डेट्स पे हम ये टूर्नामेंट्स करवाएंगे और इस हवाले से आप अपनी कोई तजावीज़ दें। इसमें क्या तजावीज़ देते हैं आपके, अगर आपका एक चीज़ बनी हुई है, आपने शेड्यूल तय कर दिया, आपका पाइपलाइन में सारा प्रोसेस में है चीज़ें, तो उस पर फिर क्या तजवीज़ इंसान दे सकता है या क्या बात कर सकता है? जो भी किसी ने उस पर बात की है वो तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई फ़ायदा ना तो पहले हुआ ना कोई होने वाला अभी। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ जाकर कुछ अंदाज़ा हुआ कि क्राइटेरिया क्या था क्रिकेटर्स का? क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा पुराने क्रिकेटर मौजूद थे, कुछ थोड़े से मिडिल एरा के प्लेयर वहाँ पे मौजूद थे, कुछ ऐसे थे कि जिनका डोमेस्टिक से कोई अभी ताल्लुक ही नहीं है, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि शायद वो डोमेस्टिक में बैठे हुए लोगों के दोस्त हैं, उनके डिपार्टमेंट से खेलते रहे हैं, उनके क्लब से खेलते रहे हैं, कुछ उनमें टेंटेड भी थे। मतलब मैं बर्मला इस बात को कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि मेरी किसी से ना कोई ज़ाती लड़ाई है ना ज़ाती दुश्मनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ और हम सब और आप भी
ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में करप्शन जो है वो फ्री होना चाहिए और साफ सुथरे प्लेयर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने चाहिए। कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने कैटरिंग वाले के पैसे नहीं दिए, अपनी मैनेजरशिप में जो है उनके थोड़े से उनके ऊपर इल्जामात भी लगे। तो ये एक मिक्स प्लेट किस्म की जो बनी थी, ये आपको कुछ लगा कि क्राइटेरिया था क्या? देखिए, कोई क्राइटेरिया सेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ग्रास रूट में और जो इनकी डीप इनको कीन ऑब्जर्वेशन भी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसकी हालात का नहीं पता। क्योंकि जब तक आपकी डीप रूट्स ना हो सिस्टम के अंदर और आप 25-30 साल सिस्टम के साथ अटैच ना हो, आपने कोई डेवलपमेंट का काम ना किया हो, आपने एक लंबा टाइम ना वहाँ पे गुजारा हो, तो आपकी आप फिर इस तरह स्टूडेंटाइज कर नहीं सकते प्रॉपर कि कौन बंदा है, कौन इस काबिल है, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। फिर इसी तरीके के फैसले होते हैं फेवरेटिज्म में, जो कोई सामने होता है उसको फिर बुलाकर वहां पर बिठा देते हैं। और जहाँ तक आपने करप्शन की बात की है, तो मैं तो उसके 100% खिलाफ हूँ कि कैसे आप किसी ऐसे बंदे को बिठा सकते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार होकर रह गई, और फिर आप दोबारा उसी को सजेशन के लिए वहां पे बुला रहे हैं। तो मेरी शर्मनाक एक मेरा ख्याल है कि एक शर्मनाक हमारा ये और अफसोसनाक है। और मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम है पाकिस्तान की हायर अथॉरिटीज के लिए, पाकिस्तान को चला रहे हैं और जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए एक राय मुतय्यन करनी है, नहीं कि भाई कोई एक पैटर्न पे चलाए ना, ताकि कल जो नई जनरेशन आएगी, नए स्टूडेंट्स आएंगे, नए लोग आएंगे, उनको आप किसी कोई तो एक सीधी राह दिखाने के काबिल हो जाएंगे, कोई किसी सवाल का उनको जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। वो क्या आपसे क्या सवाल पूछेंगे कि भाई कुछ लोग ऐसे थे जिनको जेल होगी, जो करप्शन में पकड़े गए और जिनको चार्जेस थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, जो पाकिस्तान को बेचते रहे हैं, आप दोबारा उन्हीं को वहां पर बुलाकर फिर उनसे सजेशन ले रहे हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम को कैसे ठीक करना है। तो ये एक शर्मनाक और अफसोसनाक चीज है। ठीक है, लेकिन अब्दुल लोग, जितना मैं आपको जानता हूँ, जितना आप बोल्ड हैं, जितना आप ट्रूली प्रोफेशनल हैं, जितना आप डाउन टू अर्थ हैं, जितना आप हम्बल हैं, सच बोलते हैं, आपके सामने कोई भी हो आप उससे कतराते नहीं हैं। तनवीर अहमद ने कहा कि भाई मुझे भी इन्विटेशन आया था, मैंने तो मना कर दिया। अब वल्लाह आलम कि उनको आया था नहीं आया था, उन्होंने मना किया, किन वजूहात की बुनियाद पर मना किया। लेकिन जब मैंने ये सुना कि अब्दुल रऊफ भी वहां पे गए, तो थोड़ी हैरत मुझे भी हुई, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि अब्दुल रऊफ को पता है कि वहां पे होगा कि अब्दुल रऊफ मना कर देंगे। नहीं, मैं देखिए, मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया, मुझे कोई भी बुलाता, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा चोटें पाकिस्तान की क्रिकेट में खाई हुई हैं। मैं आपके साबका प्लेयर्स की हाथों भी इस्तेमाल हुआ हूँ और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मुझे डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया सबसे ज्यादा। मगर मेरा एक अपनी एक पर्सनैलिटी है, एक उसूल है कि मैं मना नहीं करता किसी को। कि आप कैसे मना कर सकते हैं कि उन्होंने कहा जी कि आपसे कुछ तजावीज लेनी है, तो मैं उनको कहूँ जी मैं नहीं आ रहा। तो ये तो गलत चीज हो जाती है ना कि उसूल ही इस चीज का नहीं। मैं कौन सा भी वहां पे नौकरी लेने गया था, या मैं कोई रात को होटल में स्टे करने गया था, या खाना खाने गया था, तो मैं तो वापस तो शाम की मीटिंग के बाद वापस घर चला गया था, तो रुका भी नहीं था। वो अपने खर्चे पे मैंने कोई इनसे टिकट या पेट्रोल के पैसे भी नहीं लिए। तो ये चीजें हैं कि आप इस तरह मना नहीं कर सकते। अगर कोई आपको इसलिए इनवाइट करे या कोई आपको बुलाए तो कैसे मना कर सकते? ठीक है, क्योंकि जब इस मीटिंग के बारे में मैंने कुछ लोगों से भी बात की तो सबने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। किसी ने कहा कि भाई वो तो आया था, क्योंकि आपको पता है प्लेयर कभी भी एक पेज पे यकजा हो ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे प्लेयर एसोसिएशन बनी ही नहीं पा रही है। एक दूसरे की बैक बैटिंग, दूसरा तीसरे की बैक बैटिंग। किसी ने कहा कि यार अब्दुल रऊफ ने कह दिया कि यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे क्रिकेट बोर्ड जॉब क्यों नहीं दे रहा। मुझे तो हरगिज इस बात पर यकीन नहीं आया। मैं चाहता हूं कि जरा आप भी इस बात को क्लियर कर दें। देखिए, जवाब मैंने क्या जवाब आपको पता ही है कि मुझे कितनी दफा जॉब की ऑफर हुई है इनसे। बिल्कुल सही है। और मैंने कभी, क्योंकि कोई किसी शर्त पे मैं जॉब नहीं कर सकता। बल्कि ये अभी पीछे जो लास्ट ईयर गुजरा उसमें भी आपको पता कि मेरा नाम हेड कोच में लगा हुआ था एक रीजन की जानिब से। मगर मैंने छोड़ दिया था, मैंने नहीं किया था, गया ही नहीं था मैं। और उससे पहले भी मुझे बेशुमार दफा इन्होंने बुलाया था, अप्रोच किया और ऑफर किए। तो बात ये थी कि वो वहाँ पर बात कुछ लोगों में पीसीबी के लोगों की जानिब से हुई थी जी कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ हैं या प्लेयर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं है और इस तरह नहीं है। फिर एक और हमारे साबका प्लेयर्स, उन्होंने 15-20 मिनट का इसी पे लेक्चर दे दिया कि इनको ना कोई असाइनमेंट बनानी आती है, ना लिखना आता है, ना इनको कोचिंग की अलग ब्रेक का पता, और ना ये इलिटरेट किस्म के लोग हैं, ये आ जाते हैं तो इनको किसी चीज का पता नहीं होता, तो सारा सिस्टम बर्बाद करते हैं। तो फिर ये चीजें डाइजेस्ट करना वहां पे मुश्किल हो जाता है कैसे मेरे जैसे बंदे के लिए। तो मैंने फिर इस पे उनको बताया कि भाई ये बात ये है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, कोई 700 विकेट है मेरी फर्स्ट क्लास पे, और मैंने एक MSc भी किया हुआ है स्पोर्ट्स साइंसेज में, एमफिल किया हुआ, PhD करने जा रहा हूँ। और आप मुझे आप सामने बिठा के आप क्या बातें कर रहे हैं जी कि ये जाए ना और इनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता और ये कुछ नहीं। तो फिर आप स्टूडेंटाइज प्रॉपरली किया करें ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप खुद जानबूझ के इलिटरेट लोगों को वहां पर चांस भी दें, चापलूस लोगों को साथ भी लगाएं।
और नेपोटिज्म को भी फैलाएं, और उसके बाद फिर आप ये भी बात करें जी कि आप हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्लियर किया अब्दुल रऊफ ने, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन इस हवाले से आ रही थी और बहुत सारे फॉर्मल पर ये बात कर रहे थे कि जी उसने ये बात कर दी, उसने ये बात कर दी, और अब्दुल रऊफ ने कहा मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो जॉब क्यों नहीं देता। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब अब्दुल रऊफ से जब भी हमारी बात होती है तो हमेशा से मैंने इनके अंदर एक बोल्ड, एक ब्लड इंसान पाया, और आज उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया, क्योंकि ये बात मुझे पता थी, लेकिन मैं चाहता था कि इस प्राइम के तवस्सुत से, इस कैमरे के तवस्सुत से, GTV के माइक के जरिए, GTV के इस प्लेटफॉर्म के जरिए अब्दुल रऊफ खुद अपनी ज़बानी जो है इस बात को क्लियर कर दें कि अब्दुल रऊफ कभी भी जो है वो जॉब सीकर नहीं रहे। और मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ कि कई मरतबा इनको ऑफर हुई है PCB में जॉब की, लेकिन इन्होंने चूंकि सिस्टम में ये अपने आप को एडजस्ट नहीं समझ पाते कि एडजस्ट कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने हमेशा से गिव अप किया है, वरना ग्रास रूट पे तो ये अभी भी काम कर रहे हैं। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करें तो इजलास की, कि जहां पे अब्दुल रऊफ और दीगर क्रिकेटर्स के साथ चेयरमैन PCB से और PCB के मुख्तदिर लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। अब हम बात करेंगे ज़रा फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के हवाले से जो PCB में मुसलसल देखने को मिल रहा है। और जब मोहसिन नकवी साहब आए थे तो बड़ी उम्मीदें थी कि मोहसिन नकवी साहब एक चूँकि ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पंजाब को रन किया है, बड़े ज़बरदस्त वहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे, तो क्रिकेट के मामला को भी ये उसी तरह मेरिट पे चलाएंगे। लेकिन हमें ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। वहाब रियाज और मोहम्मद वसीम, ये दो ऐसे अशखास हैं क्रिकेट बोर्ड में जिनको मुख्तलिफ हैसियतों में, मुख्तलिफ खानों में फिट करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही है। ज़रा वहाब रियाज पे बात करते हैं। मालदीव में जनाब एक कोचिंग कोर्स हो रहा है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से। शाहिद अनवर को और वहाब रियाज को वहाँ पर भेजा गया है। अब शाहिद अनवर तो समझ में आते हैं क्योंकि वो NCA के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वहाब रियाज किस कैपेसिटी में गए, और जो सर्जरी हुई थी उसमें जिस तरह मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्लेयर ने कहा कि 2 ही रसौलियाँ निकाली थी, एक अब्दुल रज़ाक और एक वहाब रियाज, उनमें से एक को वापस दोबारा जो है वो जिस्म में डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या हो रहा है अब्दुल रऊफ साहब, ये कि वहाब रियाज को सर्जरी के नाम पे निकाला गया PCB के तने मुर्दा से, और अब इसके बाद इनको दोबारा जो है वो PCB में इंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सिर्फ PCB नहीं, पाकिस्तान के तमाम इदारे किस लिए बर्बाद हुए आपके सामने, जो हमारा जो पाकिस्तान के जो हालात हैं आपके सामने चल रहे हैं जिस तरह के हैं, तो इसी वजह से जो आपकी फेवरेटिज्म होती है, नेपोटिज्म होती है, करप्शन होती है, आपकी स्पार्शी कल्चर है हमारे पाकिस्तान में, और फिर डिसमेरिट का जो कल्चर है, उसकी वजह से सारे ये इदारे खुद अपना बेड़ा गर्क करते हैं। आप इससे पहले आप देखेंगे आपका हॉकी तबाह हो गया, आपकी स्क्वाश खत्म होगी, उसके बाद आपका फुटबॉल में कहाँ पे खड़ा है, और फिर आप ओवरऑल अपना स्पोर्ट्स कल्चर, जो आपका पूरा स्पोर्ट्स का कल्चर है, वो आपने बर्बाद करके रख दी है। तो एक ये क्रिकेट थोड़ी सी है जिसको ICC हैवीली फंडिंग करती है, और ICC बड़ा पैसा उसको देती है, तो फिर जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो उसकी मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अपने फेवरेट्स जो हैं उनको फिर नवाजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसे की रेट फेल है, और फिर वो जो उनके पसंदीदा लोग होते हैं उनमें ही वो बंदरबांट जारी रहती है, कभी उसके डिपार्टमेंट में लगा देते हैं, कभी उस डिपार्टमेंट में लगा देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि चलता रहेगा आगे। लेकिन जब बार बार ये कहा जाता है PCB की जानिब से कि जनाब डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो, तो वो जो कोचेज़ हैं कि जो डोमेस्टिक में अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, जिन पर अगर मैं नाम लूँगा तो फहरिस्त तवील होती जाएगी। एजाज अहमद जूनियर के जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी जितवाई, उसके बाद उनकी टीम रनर अप भी रही, फिर उसके बाद मसरूर काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनका डोमेस्टिक के वाले से एक बड़ा नाम है, आसिम रिजवी काम कर रहे हैं, आजम खान है जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप ही के मुल्तान के सईद अनवर जूनियर भी इस वक्त डोमेस्टिक के साथ मुंसलिक हैं, फिर एजाज चीमा भी हैं, फिर समीउल्लाह नियाजी भी हैं। आपको नहीं लगता कि अगर शाहिद अनवर को भेजा जा रहा था तो फिर डोमेस्टिक में इन कोचेस को, या फिर अगर मैं एक और नाम लेता हूं गुलाम अली, जो मुसलसल जो उन्होंने सिंध की टीम को चैंपियन बनवाया, अब वो भावलपुर के साथ हैं, पाकिस्तान टीम को कई प्लेयर उन्होंने ग्रेट सिंध की सेकंड 11 से सेकंड 11 में भेजे उनकी कोचिंग में, फिर उसके बाद सिंध की टीम T20 की चैंपियन बनी उनकी कोचिंग में, फिर जो रमीज राजा ने अंडर 19 लीग करवाई थी उसमें उनकी कोचिंग में टीम जीती। तो इन सबको राइट ऑफ करके वहाब रियाज का भेजना बनता था। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो मेरिट नहीं, और दूसरा इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है कि हमने किस तरीके से सिस्टम को आगे चलाना है, कोचिंग कोर्सेज किन लोगों को करवाने हैं, डेवलपमेंट का काम किससे करवाना है, जो बायोमैकेनिकल इश्यूज हैं वो किसके जरिए ठीक करवाने हैं, फिर जो कोचिंग मैनेजमेंट का काम है वो किसके जरिए करवाना। तो ये सबको, यानी कि घोड़े और गधे को एक ही लाठी के साथ हांकना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी तक ये क्लैरिफाई कर नहीं सके कि कौन से कोच को किस रोल में देना है। यही वजह कि काफी अरसे से आप देखेंगे बॉब वुल्मर से लेकर जेफ लासन और अब ग्लेस्पी और ये गैरी क्रिस्टन तक एक लंबी स्टोरी है। गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान में आते रहे, कोचिंग करते रहे, मगर वो कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे डाल नहीं सके, और ना ही कोई हमारे कोचेज उनसे सीख सके हैं।
वजह ये है कि जो हमारा कोचिंग का पूरा एजुकेशन का शोबा है वो बिल्कुल बदहाल है और उसका कोई हाल नहीं है। जो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं वो मेरा ख्याल है कि वो ऐसे लोगों को कोचिंग कोर्सेज करवाते हैं जिनकी एजुकेशन नहीं है। और बगैर एजुकेशन आप देखें कि आप 21वीं 22वीं सदी में है और बगैर एजुकेशन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे जा ही नहीं सकते। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। फिर इस वजह से ये होता है कि जब भी कोई जहाँ पे किसी को oblige करना होता है तो फिर जो अपने फेवरेट लोग होते हैं, जिस तरह अभी आपने 2 नाम लिए, इनको उन्होंने oblige किया। पास्ट में कुछ और लोग थे वो उनको oblige करते रहे, क्योंकि फिर एक सर्टन मेरिट नहीं है। देखें, अगर कोई मेरिट पे होगा या क्राइटेरिया होगा, कोई हाईली क्वालिफाइड होगा, तो फिर आप उसको बाईपास नहीं कर सकेंगे। इस तरह के लोग फिर सिस्टम में नहीं आएंगे, आगे उनकी जगह नहीं बनेगी। तो यही वजह कि इन्होंने जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे उनको सिस्टम से निकाल दिया बिल्कुल, और बाकी जितने भी लोग इन्होंने रखे हुए हैं सिस्टम में वो एक ही लेवल के, उनकी कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है, कोई स्पोर्ट्स साइंस की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उन्होंने सिंपली ये 2-2 3-3 दिन के कोचिंग कोर्सेज करवाए हुए हैं, और उनमें फिर ये लोग जो अपने इनके फेवरेट होते हैं उनको oblige करके जहाँ पर पैसा आता है उनको ये आगे उधर उस टूर पे भेज देते हैं। लेकिन रऊफ, आप किस तरह देखते हैं कि एक तरफ आप एक शख्स को पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल टूर पे भेजते हैं, उसके बाद उसको वहां से हटा देते हैं और फिर उसके बाद उसको कोचिंग कोर्स करा रहे होते हैं। वो कोचिंग कोर्स कर रहा है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट का फर्स्ट क्लास का सिस्टम पूरा तब्दील कर दिया, आपने उसकी सिफारिशात पे, उसकी तजावीज़ पे सिस्टम तब्दील कर दिया। कोचिंग कोर्स उसने किया हुआ नहीं था, उसको कोचिंग कोर्स जब सीट से हटा दिया उसको आप कोचिंग कोर्स करवा रहे हैं। तो मतलब समझ में नहीं आता कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाई क्यों जाती है। देखें, ये आपको समझ आएगा भी नहीं कभी। मेरा ख्याल है कि ये शुरू से ऐसे ही चल रहा है सिस्टम, ये आज से नहीं है। ये द डॉन एंड द डस्ट की एक बुक लिखी थी फजल महमूद साहब ने, तो उसमें बड़ी डिटेल के साथ, ये 1962 की बात है, उसमें उन्होंने जो वाकयात लिखे आज भी उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट चल रहा है। लेकिन किस तरीके से इंग्लैंड के टूर से फजल महमूद साहब को हटाया गया कैप्टनसी से, जावेद बर्की को कैसे कैप्टन बनाया गया, कौन से लोगों ने फोर्स किया था उनको निकालने में। फिर जब पाकिस्तान को वहां पर बुरी तरह शिकस्त हुई या पाकिस्तान कोई साइड मैच भी नहीं जीत सका, तो फिर जस्टिस AR कार्नल्स जो उस टाइम के थे उन्होंने फजल महमूद साहब को अपने ऑफिस में बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ इंग्लैंड में, पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत का प्रॉब्लम है। तो फजल साहब ने कहा कि मैं फिट नहीं, उस वजह से मैं नहीं जा सकता। तो ये सिस्टम तो बड़े अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट में चल रहा है। तो ये देखिए, मिसबा को शहरियार खान ने बुलाया था, उसको 1 मैन शो बना दिया था, आल इन ऑल। फिर उसके बाद उससे पहले इंजमामुल हक पाकिस्तान की क्रिकेट की आल इन ऑल रहे हैं। फिर हफीज को ज़का अशरफ लेकर आ गए, फिर मोहसिन नकवी लेकर आ गए वहाब रियाज को। तो ये 1 मैन शो सिस्टम है, डिक्टेटरशिप का चलता है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिस्टम है। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ये इसमें आगे आने वाले, मुझे तो कोई इसमें चेंज नजर नहीं आ रही। आने वाले जो हालात हैं वो मजीद बद से बदतर होते जाएंगे, क्योंकि आप किसी को क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। ठीक है जनाब, हम डिस्कस करें अब्दुल रऊफ से पाकिस्तान क्रिकेट के मामला तक के हवाले से। और चूँकि मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि एक बड़ी एक ऐसी हमअज़ शख्सियत अब्दुल रऊफ के इंतहाई क्वालिफाइड भी, ट्रूली क्वालिफाइड, ट्रूली प्रोफेशनल, और चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इन्होंने जो है वह परफॉर्मेंस दी हुई है और बड़ी तादाद में इन्होंने विकटें हासिल की हुई हैं, तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए खेले। तो एक आइडियल चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करने के लिए। और अगर क्रिकेट बोर्ड चाहे तो इन जैसे प्लेयर हैं, आमिर मलिक जैसे प्लेयर हैं, और ऐसे प्लेयर हैं कि जिनसे जो है वो मुस्तफ़ीज़ भी हुआ जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी नीयत होना बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान विमेंस टीम के मामला को। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ से पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, और साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि अब्दुल रऊफ का अपना यूट्यूब भी चैनल है, और जिसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अब्दुल रऊफ जिस तरह बोल्ड और ब्लंट बात करते हैं, तो उम्मीद है कि जब आप इस चैनल को जाएंगे, सुनेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको क्रिकेट की सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन अब्दुल रऊफ के यूट्यूब चैनल से हासिल हो सकेगी। अब्दुल रऊफ, अब थोड़ी बात करते हैं ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। BCCI की तरफ से कोई सामने बात नहीं आ रही है कि आया वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। वो जो भी कुछ होगा टाइम के साथ पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस बात को इतनी हाइप क्यों बनाई जा रही है? पहले से क्यों सोचा जा रहा है कि जी हाइब्रिड मॉडल होगा, न्यूट्रल वेन्यू होगा? फिर पाकिस्तान के कुछ करंट प्लेयर भी इस बहस में इन्वॉल्व हो गए कि जी इंडिया अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी तो टू अर्ली है, क्योंकि अभी हमें मेरा ख्याल है कि अपने जो करंट जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको करने की जरूरत है। अगर हमारी हालात ठीक होंगे तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी आ जाएगा, और अगर हमारे हालात ना ठीक होंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की, और बीजेपी जब तक वहां पर है
तो वो तो किसी सूरत भी पाकिस्तान के मुफाद में कोई फैसला नहीं करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी उस पर भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनकी गवर्नमेंट का। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इंडियन गवर्नमेंट ही फैसला करेगी कि वैसे वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। और उनका तो यही कोशिश होगी कि वो किसी तौर पे पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल ना होने दे। अब ये डिपेंड करता है कि जो हमारा थिंक टैंक है, जो हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इंटरनेशनल किस तरीके से वो प्लान करते हैं और किस तरह अपना जो सिस्टम है उसको वहाँ पर पेश करते हैं ताकि वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कंडक्ट करवा सकें। ठीक है। अच्छा रोहफ, ये तो यकीनी तौर पे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडिया की और हमारी जो राइवलरी है वो पार्टीशन से ही चली आ रही है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वाश हो, कोई भी खेल हो, कि हमारी एक राइवलरी उनके साथ है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनली होकर बात करें, ट्रू प्रोफेशनल होकर बात करें, तो अगर मैं आपसे आपका तज्जिया जानना चाहूँ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रूली प्रोफेशनल चला रहे हैं, यहाँ पे मामला प्रोफेशनली चल रहे हैं, या आपको लगता है कि बीसीसीआई में हमसे ज्यादा प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, वो ज्यादा मामला को बेहतर समझते हैं और अपने कार्ड्स खेलते हैं वो? देखिए बेसिकली इसमें बात प्रोफेशनली वो होती है कि आप अपने इदारे को किस तरीके से चला रहे हैं, आपकी जो इंटरनेशनल लॉबिंग वो किस तरीके से, कितनी स्ट्रांग है, किस तरीके से करते हैं, और जो आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है आप उसको किस तरीके से रन कर रहे हैं। फिर जो आपके दूसरे अफेयर्स हैं, जिस तरह आपके जो लीग होती हैं, जैसा PSL है, इंडियन में IPL है, उसको किस स्टैंडर्ड पे चला रहे हैं और उसको किस तरीके से आप रन कर रहे हैं। फिर आप जो आपकी टीम की सिलेक्शन है वो किस तरह पर हो रही है, आप कितने इवेंट्स जीत रहे हैं, टेस्ट मैचेस में आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस रही है। फिर जो आपके जूनियर क्रिकेट है उस पर आप कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपना ग्रास रूट आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इनके प्रॉब्लम्स जो क्या कहते हैं प्लान्स होते हैं। और अगर आप जो भी क्रिकेट बोर्ड और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन प्लान्स पर अमल दरामद करती है सक्सेसफुली, तो आप उसको सक्सेसफुल कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी रोशनी में कि कौन सा ज्यादा सक्सेसफुल जा रहा है, पाकिस्तान या इंडियन क्रिकेट बोर्ड। आपकी क्या राय है? देखिए मेरा ख्याल है तो इंडिया बहुत आगे है हमसे, बहुत ज्यादा। ठीक है, इंडिया प्रोफेशनली हमसे बहुत आगे है। और अननेसेसरी आपको लगता है कि हम पहले से बयानबाजी का सिलसिला शुरू करते हैं? ठीक है, इंडिया नहीं आता, हम सब ये बात जानते हैं कि इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान क्रिकेट को इतनी ज़्यादा वो अहमियत नहीं देता, वो कह भी चुके हैं कि हम अपनी क्रिकेट पे फोकस किए हुए, पाकिस्तान क्या कर रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन जब ये ICC ने डिसाइड करना है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, तो हम पहले से स्टेटमेंट देने शुरू कर रहे हैं। और फिर साथ साथ ये जो स्टेडियम की जो रेनोवेशन का काम जारी है, आपको पता है पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं रहा कि लोग स्टेडियम जाके मैच देखें, तो बजाय इसके कि फैसिलिटीज को जो है वो बेहतर करते, पूरी जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है और नए स्टैंड बनाए जा रहे हैं। ये कोई दानिशमंदाना फैसला है? देखिए अगर आपने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कंडक्ट करानी है तो फिर आपको अपने ग्राउंड की हालत तो बेहतर करनी पड़ेगी और आपको अपना सारा जो सिस्टम है उसको ओवरऑल करना पड़ेगा। मगर जहाँ तक आपने बात की है कि इंडिया कैसे बेहतर, क्योंकि उनमें मैंने एक चीज देखी है कि उनमें बहुत ज्यादा नेशनलिज्म है। हमारे जो लोग हैं उनमें नेशनलिज्म की बिल्कुल कमी नहीं है। वो नेशनल इंटरेस्ट को हम लोग पीछे डालते हैं और उसके बाद फिर हम जो फैसले करते हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल जो एजेंडा उसको सामने रख के फैसले करते हैं। इसकी वजह से पार्टी जो नेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और आपका जो इदारा है वो तबाह हो जाता है। हमने पास में भी इस तरह के फैसले किए। आप देखेंगे इंडिया या बाकी कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो उन्होंने कभी भी पर्सनल एजेंडा पे या अपना इंटरेस्ट सामने रखकर फैसला नहीं किया कि वो पर्सनल कितने बेनिफिट्स वहां से ले सकते हैं। वो हमेशा कंट्री का इंटरेस्ट पहले देखते हैं। आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरीके से ब्लैकमेल किया था जब उन्होंने बिग 3 में जाना था, तो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान का वोट भी लिया और उसके बाद एक MOU भी इनका वर्बली बात हुई थी कि हम पाकिस्तान के साथ 7-8 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। मगर जब आपने उनको बिग 3 के लिए तो वोट दे दिया जिसमें वो 36% वो ICC का जो वेल्थ थी उसमें से वो अपना हिस्सा उन्होंने शेयर लेना शुरू कर दिए और आपने उनको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दिया। मगर हमें क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को इन द एंड कि जो उनकी बायलैटरल सीरीज थी पाकिस्तान में होनी थी वो एक भी नहीं हो सकी और ना हम उनको मजबूर कर सके कि वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में क्रिकेट खेले। इवन एशिया कप हमें हाइब्रिड मॉडल पर जाकर बाहर जाकर उनके लिए मैचेस को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो फिर बात यह है कि या तो फिर आप नेशनल इंटरेस्ट में फैसले कर लें या फिर पर्सनल इंटरेस्ट में फैसले कर लें। यही मैं बात करता हूँ कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको सोचना पड़ेगी ये चीजें कि हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है या कुछ लोगों का जो पर्सनल एजेंडा या पर्सनल बेनिफिट्स हैं
या पर्सनल मुफादात है, हमने उनको ही हमेशा प्रोटेक्ट करते ठीक है। रहना। अच्छा, 1-2 मिनट मेरे पास अब्दुल रऊफ रहेंगे, जरा क्विकली मुझे जवाब दीजिएगा कि आपने भी जो बात की है, जो हमें ये सोचना चाहिए या ये करना चाहिए, लेकिन जहां हमें बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं। इस तरह भी आप भी इसका तस्करा कर रहे हैं, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पे हम बोलते नजर आते हैं। जैसे शामी के लिए कह दिया एक प्लेयर ने हमारे कि जी उसने बॉल में चिप लगाई हुई है, एक और प्लेयर ने कह दिया अर्शदीप जो है वो बॉल को जो है वो बना के बॉलिंग कर रहा है। अभी रिसेंटली तनवीर अहमद ने कह दिया कि जी गौतम गंभीर पर्ची कोच है। तो हम उनके मामला में कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो ये यूट्यूब के चक्कर में या थोड़ी सी पब्लिसिटी के चक्कर में हम ये बात कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसी बातें नहीं की हैं कि जो हमें फेवर दे सके या हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कोई हमें फायदा उसको, पाकिस्तान क्रिकेट को उसको फायदा हो, या पाकिस्तान के जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, या ग्रास रूट लेवल पे उसको फायदा पहुंचे, या पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो लॉबिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई अपना किरदार अदा करें। हमारे लोग जो भी बातें करते हैं वो पर्सनल चीजों पे बात करते हैं, पर्सनल चीजें सामने रख के उनसे बातें करते हैं। उससे जो आपकी जो रिस्पेक्ट होती है या आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट होती है वो और ज्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप बेसर पर बातें करेंगे तो फिर इस तरह जवाब भी आएगा फिर उसका। आखिरी सवाल है अब्दुल रऊफ मेरा, ये मोहम्मद वसीम अभी पहुंचे हैं हेड कोच बन के, जाने से पहले उन्होंने कहा कि अभी मैंने टीम को ज्वाइन किया है, अभी हमें लड़कियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी 2 मैच जीते नेपाल और यूएई के खिलाफ, और कह रहे हैं हम यहाँ पे टूर्नामेंट जीतने के लिए आए। मतलब जब इंडिया से जीते थे, जब इंडिया से हम हारे थे पहला मैच, उस वक्त आके किसी और ने मीडिया का सामना किया। अभी हम 2 मैच जीते नेपाल से और यूएई से, उसके बाद मोहम्मद वसीम साहब आकर कह रहे हैं हम एशिया कप जीतने के लिए आए हम। ये नेपाल की टीम कोई है क्रिकेट में? ये हमारा ख्याल है पाकिस्तान की वुमेन टीम का अल्लाह ही हाफिज़ है। पिछले 2 साल से इन्होंने पता नहीं बेशुमार उसके तजर्बात कर दिए हैं, अभी तक मैंने नहीं देखा कोई मैच जीता। वेस्ट इंडीज यहाँ पर आकर इनको व्हाइट वॉश करके चली गई थी, उससे पहले इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुए हैं, फिर वहां पर इंग्लैंड में ये सीरीज आ रहे हैं। तो इनका जो लेकिन ये मोहम्मद वसीम का स्टेटमेंट किस तरह देख रहे हैं कि जीतने हम एशिया कप जीत जाएंगे, जीतने के लिए आए? वो शायद फाइनल अगर नेपाल या बर्मा से हो तो शायद वो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ, हमारे साथ मौजूद थे, हमने डिस्कस किया पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मामला को, और हमेशा की तरह बोल्ड एंड ब्लंट में खुलकर अपनी राय का इजहार किया। जाने से पहले एक बार दफा फिर कि अब्दुल रऊफ का जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अब्दुल रऊफ जैसे लोगों को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।